नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि। स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भारत जी के विद अंजलि में। और आज की अपनी क्लासेस होने वाली हैं 43 नंबर की, यानी कि SSC MTS की 43 क्लासेस अपनी कंप्लीट होने वाली हैं। इससे पहले वाली क्लासेस भी अगर आपने कंप्लीट नहीं करी हैं तो ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा। साथ ही अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप मुझे इस पर फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन चलते हैं तो आप सिर्फ यूट्यूब पे ही लिखा करें, है ना, इस पर ही कमेंट किया करें, क्योंकि मैं इस पर रिप्लाई नहीं देती हूँ। फिर आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते ही जाते हैं इस पर, है ना, तो आप इसी पर लिखें, सिर्फ यूट्यूब पर, है ना, इस पर नहीं। चलिए, पहला प्रश्न है आज का अपना। आपकी तैयारी बेहतर है तो कमेंट में करते चलिएगा सबके आंसर मेरे बोलने से पहले ही। बात करें पहले प्रश्न की, त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल हैं, मतलब 3 स्तर पे जो पंचायती राज है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो इसके अंदर शामिल है ग्राम पंचायत, उसके बाद में पंचायत समिति और तीसरे नंबर पे आता है जिला परिषद, यानी कि तीनों चीज़ें इसमें शामिल हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी हो जाएगा। एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण जो हर एग्जाम में लगातार आता है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में लागू की गई थी? तो पंचायती राज, है ना, पंचायती राज कब और कहाँ पे लागू हुई थी? तो ये सबसे पहले लागू हुई थी राजस्थान के अंदर, है ना, राजस्थान के अंदर, है ना। दूसरी बात कर रहे हैं अपन के त्रिस्तरीय हैं, ग्राम पंचायत से थोड़ा सा ऊपर पंचायती समिति, फिर जिला परिषद आ जाएगा, है ना। एक विधान परिषद है जो कि सिर्फ 6 जगह पे ही है, वो चीज़ें अलग हैं। ये है जिला परिषद, तो परिषद की यहाँ पे बात हो रही है। बात करें पंचायती राज, है ना, पंचायती राज एक और क्वेश्चन है, इसको आप अपने शॉर्ट नोट्स में लिखें। पंचायती राज कि इसके मंत्री आपसे पूछे जाएं कि मंत्री कौन है ना, मंत्री कैबिनेट के जितने भी मंत्री हैं आप अच्छे से याद करिएगा। MTS की ही नहीं वरन अभी आने वाली जितनी भी एग्जाम हैं सबके लिए कैबिनेट के जितने भी मंत्री हैं उनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मंत्री की मैं अगर बात करूँ तो गिरिराज आ जाएंगे, है ना, गिरिराज सिंह आ जाएंगे। इससे थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो ग्रामीण विकास की, है ना, ग्रामीण विकास, तो ग्रामीण विकास के स्तर पे मंत्री कौन आ जाएंगे? ये आ जाएंगे नरेंद्र सिंह तोमर। ये है अतिरिक्त कार्यभार के अंदर, इनको बहुत सारे पद दिए गए हैं, तो नरेंद्र सिंह को ये भी दिया गया है। ग्राम पंचायत स्तर पे देखिए, ग्रामीण विकास के अंदर देखिए, तो दोनों ही चीज़ें इसके अंदर शामिल होने वाली हैं। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है भारतीय संसद के सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, यानी कि भारतीय संसद की क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं आपसे पूछी गई हैं। अभी बात करेंगे संसद, तो संसद के प्रमुख अंग कितने हैं सभी को अच्छे से पता होगा। काफ़ी समय मैंने एग्जाम में मतलब क्वेश्चन इसमें बताए हैं, जितनी भी क्लासेस हुई हैं। MTS की अगर आपने अटेंड करी होगी तो आपको पता होगा। संसद को प्रमुख 3 अभिन्न अंगों के रूप में बांटा गया है। पहला आ जाएगा राष्ट्रपति, और दूसरे नंबर पे कौन आते हैं? राज्यसभा। तीसरे नंबर पे कौन आते हैं? लोकसभा, है ना, लोकसभा। तो ये संसद के क्या हैं? अभिन्न अंग हैं। तो राज्यसभा लोकसभा के साथ में हमेशा ही नाम किसका जुड़ेगा? राष्ट्रपति का नाम जुड़ेगा। संसद की यहाँ पे बात हो रही है तो आपको याद रखना है शाब्दिक अर्थ क्या है? सरला। और ये अनुच्छेद काफ़ी समय एग्जाम में रिपीट हुए हैं तो आप अच्छे से याद रखेंगे, है ना। स का अर्थ होता है यहाँ पे संसद, र का अर्थ यहाँ पे होता है राज्यसभा, और ल का अर्थ यहाँ पे होता है लोकसभा। और राष्ट्रपति का पद कौन से अनुच्छेद के अंदर आता है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलिए, संसद की यहाँ पे बात हो रही है तो अब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो अपन देख लेते हैं। भारतीय संसद के सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? संसद का ऊपरी सदन कभी भंग नहीं हो सकता, ये तो है ही सही ना, कभी भी भंग नहीं होता। दूसरा है संसद का निचला सदन कभी भी भंग नहीं होता। तीसरा है संसद के दोनों सदन कभी भी भंग नहीं होते। देखिए,
इसका सिर्फ एक ही आंसर है, संसद का जो ऊपरी सदन है वो कभी भी भंग नहीं हो सकता। ऊपरी सदन से तात्पर्य क्या है? राज्यसभा। निचला सदन से तात्पर्य क्या हो जाएगा? लोकसभा। यानी कि लोकप्रिय सदन किसको कहा जाता है? लोकसभा को। और राज्यसभा को क्या कहा जाता है? ऊपरी सदन कहा जाता है। तो इसको कोई भी भंग नहीं कर सकते, चाहे वो देश के राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो या कोई और मंत्री परिषद हो। पर यहाँ पे बात हो रही है किसकी? संसद के निचले सदन की। तो इसको कोई भी भंग कर सकता है, यानी राष्ट्रपति जी भंग कर सकते हैं, वो भी मंत्री परिषद की कार्यवाही पे, उनके कहने पे ही क्या है वो भंग कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संसद का ऊपरी जो भाग है, ऊपरी जो सदन है वो कभी भी भंग नहीं हो सकता। और भंग करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसके पास में है? राष्ट्रपति जी के पास में होता है। चलिए नेक्स्ट है, भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। रक्षा मंत्री के बारे में आपसे पूछा गया है कि भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन है? तो ये आ जाएंगे बलदेव सिंह। कौन आ जाएंगे? बलदेव सिंह। बलदेव सिंह जो हैं ये क्या है? भारत के पहले क्या रहते हैं? रक्षा मंत्री रहते हैं। रक्षा मंत्री के साथ साथ में ये क्या थे? स्वतंत्रता सेनानी थे, है ना? स्वतंत्रता सेनानी थे। स्वतंत्रता सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर्स ये थे, है ना? सेनानी थे। चलिए सेनानी थे, है ना? चलिए इसके बाद में अपन बात करें शरद पवार, क्योंकि जितने भी ऑप्शन होते हैं उनका ऑपरेशन अपन को करना होता है, तो आप सभी को पता ही होगा इससे पहले अगर आपने मेरी क्लासेस देखी होगी तो। शरद पवार की अगर मैं बात करूं तो ये भी क्या है? रक्षा मंत्री रहते हैं, रक्षा मंत्री के पद पे रह चुके हैं। इसी के साथ में रक्षा मंत्री के पद के साथ साथ में कृषि मंत्री, है ना? कृषि मंत्री भी ये रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि लगातार 3 बार कहाँ के मुख्यमंत्री बनते हैं? तो ये महाराष्ट्र के क्या हैं? 3 बार लगातार मुख्यमंत्री के पद पे भी रह चुके हैं, है ना? मुख्यमंत्री के पद पे भी रह चुके हैं। और अभी ये सबसे बड़ी बीमारी कैंसर की बीमारी से जूझ रहे हैं। कौन है ये? शरद पवार, जो कभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी हुआ करते थे। और अगर मैं बात करूं अटल बिहारी वाजपेयी जी की, तो इन्हें कौन नहीं जानता? सभी जानते हैं। ये क्या है? पूर्व पीएम रह चुके हैं, पीएम रह चुके हैं। कौन सी पार्टी से आते हैं ये? बीजेपी से आते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण इनकी चीज़ें जो हैं ये क्या थे? ये एक बहुत बड़े कवि थे, है ना? बहुत बड़े कवि थे। 51 कविता इनकी बड़ी फेमस है। ये बहुत सारी चीज़ें मैंने इनसे पहले वाली क्लासेस में इनके बारे में बताई है। और आज जिन सड़कों पे आप चलते हो ना कहीं इन्हीं की देन है वो। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की अगर बात करें तो राजनाथ सिंह, है ना? राजनाथ सिंह ये वर्तमान में है, वर्तमान में है। वर्तमान में क्या है? रक्षा मंत्री हैं, है ना? रक्षा मंत्री है। अब इनका चुनाव कौन करता है? इनको रक्षा मंत्री, इनके वित्त मंत्रालय के मंत्री, इनके पद कौन दिलाता है? तो इनके पद देने का कार्य प्रधानमंत्री की सलाह पे होता है। प्रधानमंत्री की सलाह पे होता है। क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में, तो आप इसको IMP लगा लीजिएगा। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है, युद्ध या आक्रमण के कारण अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा के लिए संसद का अनुमोदन होता है, अपेक्षित होता है ना? अपेक्षित होता है। युद्ध या आक्रमण, देखिए सर्वप्रथम तो बात करेंगे आपातकाल की स्थिति कब पैदा होती है? जब कुछ ना कुछ चल रहा हो देश में, क्योंकि या तो बाहरी आक्रमण होगा या फिर आंतरिक होगा। कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति होगी, वित्तीय आपात क्या आएगी, आर्थिक स्थिति खराब होगी, या देश के अंदर ही कोई ना कोई दल लेके क्या है लड़ाई करेंगे, तभी क्या होगा? आपातकाल की जरूरत लगेगी। यहाँ पे बात हो रही है अनुच्छेद 352 के अंदर आपातकाल की घोषणा करने के लिए संसद का अनुमोदन होता है। यानी कि अगर राष्ट्रपति जी क्या करते हैं? आपातकाल घोषणा कर देते हैं कि हाँ आपातकाल लगने वाला है, तो इसके पहले से ही 1 मंथ पूर्व क्या है? 1 मंथ पूर्व आपको बताना पड़ेगा, घोषणा करनी पड़ेगी कि क्या होने वाला है? आपातकाल लगने वाला है। तो इसके अंदर लिखा गया है, इसका आंसर यही होगा। यानी कि अगर राष्ट्रपति जी वित्तीय आपात लगाए, आर्थिक आपात लगाए या कोई भी आपातकाल की अगर घोषणा करते हैं तो क्या होगा? 1 माह भीतर उनको क्या है? पहले से ही घोषणा करनी पड़ेगी। अभी यहाँ पे बात हो रही है युद्ध या आक्रमण के कारण, तो 352 में अभी राष्ट्रपति जी जो हैं, राष्ट्रपति जी जो हैं, जो घोषणा करते हैं कि आपातकाल लगेगा,
आपातकाल लगेगा। ये किस अनुच्छेद के अंदर आता है? तो ये आता है 356 के अंदर। और इसी अनुच्छेद का उपयोग करके राष्ट्रपति जी क्या करते हैं? देश के अंदर आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है, यह कथन किसका है? मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सदा जंजीरों से बंधा रहता है। देखिए स्वतंत्र तो पैदा होता ही है, जंजीरों से बंधने का शाब्दिक अर्थ अगर मैं बोलूँ ना तो कर्तव्य ही है ना। कुछ ना कुछ चीज़ें चलती रहती है ज़िंदगी में, तो एक इंसान एक चीज़ों से निकल के उभरता है, फिर दूसरी चीज़ें रेडी होती है ना। कोई ना कोई दुख आया है, उससे निपटारा किया है, फिर नया दुख रेडी हो जाएगा। तो ये चीज़ें क्या है? मनुष्य के जीवन की है जो लगातार चलती हैं। बात यहाँ पे हो रही है मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सदा जंजीरों में बंधा रहता है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कथन कहते हैं रूसो, है ना। महान विचारक थे ये, महान विचारक। और इनके द्वारा क्या कहा गया है? इन्होंने कहा है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सदा जंजीरों में बंधा रहता है। अरस्तु की अगर मैं बात करूं तो ये क्या कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति की सोच को अगर आपने समझ लिया, पढ़ लिया, तो वही क्या है? शिक्षित व्यक्ति का दिमाग है। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति आपको कोई भी बात समझाने की कोशिश कर रहा है, उससे बहस ना करके उसकी बात सीधे तौर पे मान लो, समझ जाओ, तो वही क्या है? शिक्षित व्यक्ति का दिमाग साबित होता है। ये कहा था अरस्तु ने। एडम स्मिथ की अगर मैं बात करूँ तो ये जाने माने अर्थशास्त्री हैं, सभी जानते हैं। अर्थशास्त्र में अगर आपने 11th-12th में आर्ट्स पढ़ा होगा तो आपने एडम स्मिथ के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा, क्योंकि इन्होंने क्या कहा था कि उपभोग है ना, वही क्या है? वस्तु की मांग है। यानी कि क्या होता है? जैसे ही वस्तु की मांग बढ़ती है तो उसकी कीमत भी बढ़ जाती है, जैसे ही उसकी मांग घट जाती है तो उसकी कीमत भी घट जाती है। तो ये चीजें किसने कही हैं? एडम स्मिथ ने कही हैं। और वास्को डी गामा की अगर मैं बात करूं तो ये कौन है? प्रसिद्ध पुर्तगाली, यूरोप से ये आते हैं। पुर्तगाली जो हैं ये क्या करते हैं? भारत की खोज करते हैं ना। भारत की खोज का श्रेय इन्हीं को जाता है, भारत की खोज करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। आप लोग मुझे ईमानदारी से कमेंट करके बताएंगे भारत की खोज हुई कब थी, कौन से सन में हुई थी, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और ये भी मैंने काफ़ी समय बताया है कि वास्को डी गामा जब भारत आता है तो सर्वप्रथम भारत के दक्षिणी राज्य के अंदर जाता है, और वो कौन सा राज्य है जिसके अंदर जाके वो मसाला प्राप्त करके वापस रिटर्न होता है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। चलिए आगे बढ़े। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इतिहास का पिता क्यों कहा जाता है और किसको कहा जाता है? तो कहा जाता है हेरोडोटस को। हेरोडोटस को क्या कहा जाता है? इतिहास का पिता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इनको इतिहास का पिता? ऐसा क्या किया था इन्होंने कि इनको इतिहास का पिता कहने पे मजबूर हो गए? अभी क्या है, इन्होंने हिस्ट्रिकल, है ना, हिस्ट्रिकल पहले हिस्ट्री को हिस्ट्रिकल के नाम से जाना जाता था, फिर इसका नाम हो गया था हिस्ट्री, है ना, हिस्ट्रिकल। तो इन्होंने क्या किया था? पहले पढ़ने के लिए ऐसा कुछ प्रमाण नहीं था कि आप हिस्ट्री सब्जेक्ट को अलग से पढ़ेंगे। श्रेय किसको जाता है? हेरोडोटस को। इन्होंने एक समावेश संग्रहण तैयार किया जिसके अंदर एक पूरी किताब का नाम दे दिया इन्होंने हिस्ट्री, जिसके अंदर विभिन्न तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी कि इतिहास में कैसे क्या कौन व्यक्ति रहा है, किसने किसका प्रचार किया, क्या किया क्या नहीं, वो सारी चीज़ें एक बुक में इन्होंने समावेश कर दी। इसी वजह से इनको क्या है, इतिहास का पिता कहा जा सकता है। जैसे अर्थशास्त्र की बात करें ना अपन तो चाणक्य का नाम याद आता है, तो उसी प्रकार से इतिहास का नाम लेते से ही आपको नाम याद आना चाहिए हेरोडोटस का। चलिए नेक्स्ट है कोलंबस। ये भाई साहब भी आए थे किसकी खोज करने के लिए? भारत की, है ना, पर खोज किसी और देश की कर ली थी और मरते दम तो समझते रहे कि हमने ही भारत की खोज करी है। समझ रहे हो ना, एक अलग देश है जिसकी खोज करके उसको नाम दे दिया इन्होंने इंडियन, यानी कि इंडिया नाम दे दिया था, है ना, पर खोज किसी और चीज़ की करके समझ लिया था कि इंडिया की खोज मैंने ही करी है, मरते दम तक यही मानते रहे कि मैंने क्या है कि भारत की खोज करी है। वास्तविकता में भारत की खोज करते हैं वास्को डी गामा, है ना, पर मानते हैं ये कोलंबस भाई साहब कि हमने ही करी है। और जिसकी ये खोज करते हैं उस भूमि को, यानी कि उस धरा को आज किस नाम से जाना जाता है? अमेरिका के नाम से जाना जाता है। अमेरिका, ये है ना, बहुत बड़े नाविक थे और खोजकार थे, खोजकर्ता इनको कहा जाता है, खोजकर्ता। तो एक तो इन्होंने अमेरिका की खोज करी है, अमेरिका नाम दिया इन्होंने, अमेरिका की खोज करी, और दूसरा एक
इंडियन इंडिगो ऐसा कुछ देश है जिसकी खोज करके इन्होंने नाम दे दिया कि ये भारतीय है, ये इंडिया ही है, इन्होंने मान लिया था। और वास्को डी गामा के बारे में तो मैं आपको बता चुकी हूँ। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है विभाजन परिषद का अध्यक्ष पूर्णतः कौन था? विभाजन, देखिए भारत की जो स्थिति रही है हमेशा ही किसी न किसी प्रकार से विभाजित होते रही है। चाहे जब आज़ादी का समय था उस समय ही बंटवारे की बात करें, भारत पाकिस्तान का बंटवारा वहीं से हो गया। बंगाल, उससे पहले रियासतों की बात करें तो कितनी रियासतें हुआ करती थी उस समय? 565 ना, 563 को अच्छे से याद रखे जाता है हर बार, है ना। तो 565 तो ये थी, इसके अलावा 17 प्रांत थे। तो ये भी कहीं ना कहीं तरीके से अलग अलग डिवाइडेशन में ही थे ना, अलग अलग बांटा गया था। जब लास्ट में इनको एक साथ शामिल किया गया तब भी बड़ी प्रॉब्लम आई। बंगाल अलग जा रहा है, हैदराबाद अलग, जूनागढ़ अलग, कश्मीर अलग, तो वो चीज़ें तो हुई है। इसके साथ साथ में अपन यहाँ पे सिर्फ विभाजन की बात कर रहे हैं, बांटने की बात कर रहे हैं। तो हमेशा ही भारत में किसी न किसी प्रकार के कोई ना कोई चीज़ें हमेशा ही बढ़ती रही हैं। तो ये किसकी देन है? हमेशा ही मान लीजिएगा अंग्रेजों की ही देन रही है। विभाजन परिषद की अध्यक्षता पूर्णतः किसने करी थी? तो ये करते हैं लॉर्ड माउंटबेटन, है ना। लॉर्ड माउंटबेटन ने इसकी अध्यक्षता करी थी। और लॉर्ड कर्जन क्या करते थे? ये क्या करते थे? विभाजन नीति अपनाते थे। विभाजन नीति ये अपनाते हैं लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड डलहौजी की मैं अगर बात करूं तो ये करते हैं हड़प नीति ये अपनाते हैं, है ना। लॉर्ड कर्जन, ये तो इनका तो ये था ना, हड़प नीति वाला तो फूट डालो शासन करो वाली चीज़ें थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस की मैं बात करूँ तो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था इन्होंने लागू करी थी। कृषि के लिए बहुत सारा इन्होंने कार्य करवाया था। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन, है ना। चलिए नेक्स्ट है, फरवरी 1928 में भारत आने वाले साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था? 1928 में साइमन कमीशन आया था भारत में, क्यों आया गया था? और इसका क्या है, बड़ी मात्रा में क्या है, विरोध किया गया था 1928 के अंदर, है ना। 1928 में क्या है, इसका विरोध किया गया था। इसका एकमात्र कारण रहा है कि इसके अंदर जितने भी सदस्य थे वो सब के सब क्या थे? वो सब सदस्य थे अंग्रेज, क्योंकि किसी भी भारतीय को इसके अंदर शामिल नहीं किया गया था। देखिए उस समय ये बहुत चल रहा था हिंदू मुस्लिम, क्योंकि आपने पढ़ा है ना, दो दल भी बटे थे, गरम दल नरम दल। क्योंकि जो नरमी से काम ले रहे हैं वो नरम दल में, जो जोश से भरे हुए थे वो गरम दल के अंदर थे। तो वो चीज़ें थोड़ी अलग थी। और यहाँ स्थापना हुई जा रही थी 1940 के अंदर, एक अलग से राष्ट्र बनाने की घोषणा कर दी थी। सारी चीज़ें होती हैं, इनमें सभी सदस्य जो थे अंग्रेजों को ही शामिल कर दिया है। भारतीय किसी भी व्यक्ति को इसमें मौका नहीं दिया गया था। इसी वजह से क्या हुआ था, 1928 में आने वाला साइमन क्रिस्प्स मिशन जो था उसके अंदर क्या है, इसको रोक लगा दी गई थी। चलिए, पूरा विरोध हुआ था इसका। नेक्स्ट है, भारत में राजस्व एकत्र करने के स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली शुरू करी है। मैंने अभी बताया था आपको, लॉर्ड कॉर्नवालिस, है ना, लॉर्ड कॉर्नवालिस। माउंटबेटन के बारे में बता चुकी हूँ। टॉमस रो जो ये थे, सबसे पहले आते हैं जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर के शासनकाल में आते हैं, आके क्या करते हैं, जंजीरों को बजा देते हैं और क्या बोलते हैं, हम यहाँ लोगों को रोजगार देने के लिए आए हैं, हमें कोई यहाँ स्थापित करने के लिए कोई भी जगह नहीं दे रहा है, कोई भी कार्यभार करने के लिए, तो आप हमें परमिशन दो। और लॉर्ड कर्जन का तो मैंने बता ही दिया है। चलिए आगे बढ़े। रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता है? देखिए, महाराजा रणजीत सिंह उस समय क्या है, अफगान और ये क्या है, पंजाब जो प्रांत के ये राजा थे, इनके बीच बड़ा युद्ध चल रहा था देखा जाए तो ये क्या थे, पंजाब के राजा थे। अभी बात हो रही है, इनकी राजधानी लाहौर थी, फिर उसको स्थानांतरित कर दिया था। तो धार्मिक रूप से राजधानी कहा जाता था अमृतसर को। और यहाँ पे क्या है, बहुत बड़ा मंदिर है। और किसका मंदिर है ये? तो 9 सिखों के जो गुरु हुए थे उनमें से एक साहिब उनका मंदिर यहाँ पे है, साहिब के मंदिर है यहाँ पे। अभी बात कर रहे हैं अमृतसर स्वर्ण मंदिर है ये, है ना, स्वर्ण मंदिर है। इस पे स्वर्ण मंदिर पर परत चढ़ाने का कार्य किसने किया था? गुरु रामदास ने किया था। और कहीं ना कहीं इस मंदिर में योगदान किसका रहा है? बहुत यहाँ पे सोना लगा हुआ है ना,
1500 kg प्लस यहाँ पे क्या है, सोना लगा हुआ है, जिसकी देन कहीं ना कहीं कौन है, रणजीत सिंह भी हो जाएंगे। ये यहाँ के क्या है, महाराजा रहे थे उस समय। अभी एक और क्वेश्चन इनके बारे में एग्जाम में पूछा गया था एमटीएस के अंदर कि महाराजा रणजीत सिंह जो है, क्योंकि इनके बारे में आते ही रहते हैं क्वेश्चन, महाराजा रणजीत सिंह जो है इनका क्या है, समाधि स्थल कहाँ पे बना हुआ है, तो ये उस समय जो इनकी राजधानी थी लाहौर, उसी के अंदर क्या है, इसकी समाधि बनी हुई थी। लाहौर के अंदर इनकी क्या है, समाधि बनी हुई है। चलिए नेक्स्ट है, शिवाजी के गुरु का नाम था। शिवाजी के गुरु काफ़ी समय बहुत सारे एग्जाम में आते हैं, सिर्फ एमटीएस की ही बात नहीं, बहुत सारे एग्जाम में शिवाजी के गुरु पूछे गए हैं। तो शिवाजी मराठा वंश के क्या थे, ये राजा थे। बात कर रहे हैं शिवाजी की कि इनके गुरु का नाम क्या था, तो गुरु रामदास, है ना। गुरु रामदास कौन थे, तो शिवाजी के गुरु थे। नेक्स्ट है, किस बहुमत के आधार पर भारतीय संसद किसी राज्य के नाम या सीमा में परिवर्तित कर सकती है। बहुमत के आधार पर संसद की बात हो रही है और किसी राज्य का नाम या सीमा निर्धारण या परिवर्तित कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा सामान्य बहुमत के आधार पर, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है कि किसी भी मंत्री का चुनाव कर सकते हैं, चाहे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या अलग जो भी मंत्रीगण हैं उनकी बात नहीं हो रही है, सिर्फ यहाँ पे सामान्य बहुमत की बात हो रही है। बाकी होता तो क्या होता, 1/4 या 1/3 हो जाता। नेक्स्ट है, कौन सा प्राचीन भारतीय नगर 3 विद्वान संतों कपिल, गार्गी, मैत्री का घर था। इनका घर था या इनकी राजधानी थी, तो ये था मिथिला, है ना, मिथिला। और बाकी चीज़ें कहाँ पे हैं, तो बिहार के अंदर ही हैं। मगध यानी पाटलिपुत्र की राजधानी हुआ करता था मगध, और ये भी क्षेत्र इसी के अंदर आता था। तो कहीं ना कहीं अगर आपसे घुमा फिरा के पूछा जाए मगध या पाटलिपुत्र, या फिर अगर आपसे पूछ लिया जाए नालंदा, तो तीनों का आंसर एक ही होने वाला है, घूम फिर के इधर उधर लगा दीजिएगा। नेक्स्ट है, भारत का सबसे पहला तट आधारित आधुनिक एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थित है। इस्पात संयंत्र, देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि पहला सार्वजनिक इस्पात संयंत्र कौन सा है, पहला सार्वजनिक इस्पात संयंत्र कौन सा है, यंत्र, तो ये कौन सा है, तो ये आ जाएगा राउरकेला। पर यहाँ पे बात हो रही है, क्वेश्चन में थोड़ा सा ही डिफरेंट है, दोनों ही क्वेश्चन कंफ्यूज करेंगे। भारत का सबसे पहला तट आधारित आधुनिक एकीकृत इस्पात संयंत्र, ये भारत का पहला पूछा गया है, विशाखापट्टनम हो जाएगा। बंदरगाह जब मैंने पढ़ाए थे उसके अंदर भी मैंने आपको इनके बारे में डिटेल पढ़ाई थी, अगर आपने बंदरगाह से संबंधित वीडियो नहीं देखा है प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वो भी चेक कर लीजिएगा। बात यहाँ पे हो रही है भारत का पहला, तो विशाखापट्टनम। सार्वजनिक पहला इस्पात अगर पूछा जाए, सार्वजनिक पहला इस्पात पूछा जाए तो राउरकेला हो जाएगा। और नावा शेवा और कांडला मुंबई बंदरगाह सभी भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। नेक्स्ट है, पदक प्राप्त करने में भारत की सर्वोत्तम स्थिति इस एशियाड में रही है। कौन से एशियाड में रही है, तो दिल्ली एशियाड के अंदर रही है। किस में रही है, दिल्ली एशियाड के अंदर रही है। और इसका आंसर इसके साथ में अगर सन पूछा जाए तो 1982 हो जाएगा। नेक्स्ट है, पद्मा सुब्रमण्यम किस क्षेत्र से संबंधित है। पद्मा सुब्रमण्यम ये सारे खेल से संबंधित खिलाड़ी और जितने भी नृत्य हैं इनसे संबंधित नृत्यकार, ये पूछे ही जाते हैं एग्जाम में, अपने शॉर्ट नोट्स में इनको जरूर लिखते चलिएगा। पद्मा सुब्रमण्यम किस क्षेत्र से संबंधित हैं, तो ये है भारतनाट्यम करती हैं पद्मा सुब्रमण्यम। कथकली की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, साराभाई। मृणालिनी साराभाई है ना, मृणालिनी साराभाई हो जाएगा। कुचिपुड़ी कौन करता है, तो राधा और राजा रेड्डी ये क्या करते हैं, कुचिपुड़ी करते हैं। और बिहू ये असम का प्रमुख है, ये किसके द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है प्रमुख, इसके अंदर शामिल होते हैं प्रमुख पुरुष और महिलाएं। अगर शुरुआत आपसे पूछ ली जाए कि बिहू की जो शुरुआत की जाती है, उनके कार्यकर्ता जो थे, डांस सर्वप्रथम जिसने शुरू किया था वो कौन आ जाएंगे, तो वो आ जाएंगे रुद्रा सिंह, है ना। रुद्रा सिंह या रुद्र सिंह दोनों ही एक ही नाम है। तो कथकली कहाँ का है, कथकली है केरल का। मैंने याद करने की ट्रिक भी बताई थी ना,
क से केरल, ल से लास्ट में कथकली में भी ल आता है और केरल में भी ल आता है। फिर भारतनाट्यम की मैं बात करूँ तो ये कहाँ का है, ये है तमिलनाडु का, तमिलनाडु का। अब इसको याद करने की क्या ट्रिक थी, तमिलनाडु, नाडु आपको याद रखना है और इसमें है नाट्यम, भारतनाट्यम तमिलनाडु हो जाएगा। कुचिपुड़ी की अगर मैं बात करूं तो इसमें मैंने बताया था ना आपको लॉजिक पूरा, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश कैसे बना था आंध्र प्रदेश, क्योंकि एक अंधा व्यक्ति होता है वो क्या करता है, पूड़ियों को तलता है जाली से और क्या रहता है, उसकी पूड़ियाँ कच्ची रह जाती है। मैंने पूरा ट्रिक से आपको याद करवाए थे सारे नृत्यकार और नृत्य, तो वो भी वीडियो जरूर देखना। अगर नृत्यकार याद करने में थोड़ी बहुत भी कठिनाई होती है तो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो कुचिपुड़ी, अंधा व्यक्ति क्या होता है कि वो क्या करता है, पूड़ियाँ और दाल बनाने की, तलने की कोशिश करता है जाली से, जो कि क्या है, कच्ची रह जाती है। तो कुचिपुड़ी अंधा व्यक्ति याद करवाया था मैंने आपको, है ना। और बिहू की अगर मैं बात करूं तो यह असम का है, बहुत सी बार रिपीट हुआ है, असम बिहू याद रखिएगा, बिहुया या बिहू दोनों ही आते हैं। चलिए, ऐसी ट्रिक के लिए आप मुझे कमेंट करिएगा अगर किसी भी टॉपिक पे चाहिए, भारत जीके का ऐसा कोई भी टॉपिक जिस पे आपको प्रॉब्लम हो रही है, जैसे मंत्री परिषद के ऊपर, उसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है कि याद नहीं होता है मंत्रालय के मंत्री, दूसरा खेलकूद से संबंधित खिलाड़ी नहीं याद हो रहे हैं, पुरस्कार से संबंधित या कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपको बनाने में प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट कर दीजिएगा, उसके ऊपर भी मैं वीडियो लेके आ जाऊँगी। तो उसमें क्या है, जितने भी अभी मैंने ट्रिक बताई है ना, इसी प्रकार की आपको सरल ट्रिक बताऊंगी ताकि आपको आसानी से चीज़ें याद होती चलेगी। और साथ ही अगर आप मेरी लाइव क्लासेस चाहते हैं नेक्स्ट मंथ से ही, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपके लिए लाइव क्लासेस भी लेके आ जाऊंगी। चलिए, नेक्स्ट है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन किसकी एजेंसी है। एजेंसी किसकी है यहाँ से पूछा गया है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या है, ये एजेंसी होने वाली है। नेक्स्ट है संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। संसार का सबसे बड़ा द्वीप आपसे पूछा गया है, इंडोनेशिया सबसे बड़ा द्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप अगर आपसे पूछा जाए, है ना, क्योंकि एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीकी महाद्वीप, अमेरिकी महाद्वीप, तो ये क्या है, टोटल 7 महाद्वीप है ना। महाद्वीप कितने हैं, 7 है टोटल। सबसे बड़ा अगर पूछा जाए तो क्या आ जाएगा, एशिया और जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप है, पता है ना, जम्बू द्वीप है, भारत खंडे, भारतवर्ष एक नगरी है, गाना तो सुना ही होगा ना हमने। और सबसे छोटे की अगर मैं बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया और क्या आ जाएगा, यूरोप आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप आ जाएगा। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है ग्रीष्म, वर्षा ऋतु के मौसम के बाद उगाई जाने वाली फसल को कहा जाता है। कौन सी क्या फसल है, सारी फसलें ही मैं आपको लिखा देती हूँ, रबी की आए, जायद की आए, कोई सी भी आए लिख देना। ग्रीष्म वर्षा ऋतु, देखिए याद रखिए, रबी की फसल और ठंड, कितना शब्द है इन दोनों में, 2 ही शब्द है ना, रबी की फसल और ठंड, यानी कि दोनों का ही कनेक्ट साथ में है। ठंड में क्या उगाया जाता है, सरसों, है ना, याद है, सरसों आती है ठंड में, मटर आते हैं, मटर। अभी याद रखिए, ठंड में क्या क्या खाते हो आप, गाजर, मूली वगैरह हैं, और ठंड में जितनी भी फसलें हैं वो सारी याद कर लीजिए। ठंड 2 शब्द का है, ठंड में बोलने जाने वाली जितनी भी फसलें हैं रबी के अंदर आ जाएगी। खरीफ की अगर मैं बात करूं, खरीफ, तो ये खरीफ के साथ में आप जोड़िए मक्का को, है ना, मक्का को, और ये बारिश वाली है, बारिश वाली, तो बारिश में कितने शब्द हो जाएंगे, 3, और खरीफ में कितने शब्द हो जाएंगे, 3। तो मक्का के साथ में बाजरा वगैरह जो भी चीज़ें बोई जाती है मक्का की फसल के साथ में, है ना, मक्का के साथ में जो भी बोते हो आप, सोयाबीन वगैरह, वो सारी चीज़ें किस में आ जाएगी, खरीफ की फसल में आ जाएगी। याद हो रहे हैं ना, अगर याद भी हो रहे हैं तो कमेंट करके बताइएगा। जायद की अगर मैं बात करूँ, जायद, तो जायद किसके अंदर आ जाएगा, कपास। ये थोड़ा अलग है कपास, इसको तो आपको याद रखना पड़ेगा। कपास के साथ साथ जूट वगैरह, तो ये सारी चीज़ें है ना, रेशम वगैरह, तो ये चीज़ें जो थोड़ी सी अलग है, और इनका नाम लेते से ही महंगी चीज़ों का दिमाग में आने लग जाता है कि ये महंगी चीज़ें होगी, तो किसमें आ जाएगी, जायद की, कि ये अपन खरीद ही नहीं सकते, है ना। नेक्स्ट है नगदी, पैसे दे के जल्दी से खरीद लें, यही समझ लीजिए, है ना, लॉजिक बना रहे हैं अपन तो याद करने के लिए। नगदी फसल में कौन कौन सी आ जाएगी, नगदी फसल में ज़्यादातर आते हैं ये, इसके अंदर गन्ना, क्या आ जाएगा,
गन्ना वगैरह है ये नकदी फसल में आते हैं। और नेक्स्ट है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा का हृदय कहा है। आत्मा और हृदय किसको कहा है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कौन है ये? संविधान निर्माता हैं, सभी अच्छे से जानते हैं। संविधान का निर्माण का कार्य किसके ऊपर सौंपा गया था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के ऊपर सौंपा गया था। कितने वर्ष में संविधान का कार्य इन्होंने पूरा कर दिया था? तो सभी को याद होगा, मैंने काफ़ी समय भी बताया है आपको, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का टोटल समय लगा था, जिसके अंदर इन्होंने क्या है, संविधान का निर्माण कर दिया गया था। और संविधान से संबंधित ये जो है ना रिपीटेड चीज़ें मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि बहुत सी बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुकी हैं, इसी वजह से मैं आपको याद करवाने के लिए सारी चीज़ें बार बार बोलती हूँ। मेरे साथ साथ में आप भी बोला करें ताकि आपको अच्छे से चीज़ें याद होती चले। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा संविधान निर्माण का कार्य इनको माना जाता है, क्योंकि इन्होंने करवाया है। लिखने का श्रेय जाता है जयप्रकाश नारायण जी को, इन्हीं को जयप्रकाश बिहारी नारायण जी को आज जाता है। दूसरा एक और क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि स्थायी और अस्थायी सदस्य कौन थे? तो स्थायी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, अस्थायी कौन हो जाएंगे? सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे, है ना, सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। इसके अलावा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ये जो है इन्होंने प्रमुख व्यक्तियों को शामिल किया था इसमें, जो टोटल गए थे 10 देशों के अंदर, और 10 देशों से कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार की चीज़ें ली गई। जैसे अमेरिका गए तो वहाँ से क्या लेके आ गए? मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व वगैरह। फिर ब्रिटेन चले गए, एकल दोहरी नागरिकता वगैरह लेके आ गए। फिर वापस चले गए रशिया की साइड, ऑस्ट्रेलिया की साइड। तो ऐसे क्या है 10 देशों के अंदर गए और वहाँ से कुछ न कुछ अच्छी चीज़ें लेके आए जो भारत के संविधान के अंदर शामिल की गई है। इसी वजह से क्या होता है, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान बनता है भारत का संविधान। तो यहाँ पे बात हो रही है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। देखिए इन्होंने एक लैंग्वेज में, एक पूरी लैंग्वेज में बात कही है। जैसे 32 तो डिग्री इनके पास में थी, 32 तो लिख दिया है मैंने। अब इसमें होता क्या है, अनुच्छेद 32 जो होता है, अनुच्छेद 32 इसको इन्होंने टारगेट करके कहा है कि संविधान में चाहे 395 अनुच्छेद, उस समय की बात हो रही है जब निर्माण किया गया था, अभी कितने हैं 470 हैं। तो अनुच्छेद जितने भी हैं उन सारे अनुच्छेद के अंदर अगर 32वें अनुच्छेद को बिल्कुल हटा दिया जाए तो क्या होगा, संविधान किसी कार्य का नहीं रहेगा। संविधान क्या है, पूर्णतः निर्जीव हो जाएगा, उसमें कोई आत्मा ही नहीं बचेगी। तो ये कहा था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। क्यों कहा था? क्योंकि एकमात्र ऐसा अनुच्छेद जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, न्यायालय के अंदर जाके क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं अगर आपके किसी भी प्रकार का मौलिक अधिकार एवं कर्तव्यों का हनन होता है। तो वो सारी चीजें इसके अंदर लिखी गई हैं। बात यहाँ पे हो रही है संवैधानिक उपचारों की। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या है, आत्मा कहा है। जो सारे अधिकार वगैरह हैं किसके अंदर शामिल हो जाएंगे, इसी के अंदर। नेक्स्ट है, भारत में एकाकी नागरिकता का विचार किस देश से संविधान से लिया गया है? एकाकी नागरिकता का विचार, एकाकी ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता। अमेरिका से क्या लिया गया है, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार क्या लिया गया है, मौलिक अधिकार लिया गया है। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व एक संविधान के बारे में भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। संविधान का एक पार्ट तो मैंने कंप्लीट करवा दिया है, दूसरा पार्ट बाकी है। आपका कमेंट रहेगा तो मैं वो भी लेके आ जाऊँगी। पहला पार्ट मैंने कंप्लीट करवाया है जिसमें मैंने आपको पूरा प्रस्तावना से संबंधित चीज़ें, जितने भी अनुच्छेद वगैरह हैं, समवर्ती सूची वगैरह हैं, भाषाई आधार पे क्या है, मौलिक अधिकार में कौन कौन सी सूची, कौन कौन से देश से कौन कौन सी चीज़ें ली गई हैं, सब कुछ बता दिया था। अब दूसरा आएगा जिसके अंदर मैं राष्ट्रपति से संबंधित चीज़ें बताऊँगी कि कैसे क्या वो पद को ग्रहण करते हैं, कहाँ तक महाभियोग उनके ऊपर लगाया जा सकता है। न्यायपालिका के बारे में पढ़ाऊंगी, जितनी भी चीजें जो बची हुई है। नेक्स्ट है, दल विहीन लोकतंत्र के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? दल विहीन, तो इसका प्रतिपादन करते हैं जयप्रकाश जी, जयप्रकाश ये दल विहीन का करते हैं। दादा भाई नौरोजी ये कौन है, द ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। वल्लभ भाई पटेल ये क्या है, लौह पुरुष हैं, इनको भी सभी जानते हैं क्योंकि भारत को एकजुट करने का कार्य किया था, दल विहीन होने से बचाया। महात्मा गांधी की मैं बात करूँ तो इन्होंने बहुत सारे आंदोलन चलाए थे। नेक्स्ट है, शिव समुद्र प्रपात किस नदी के मार्ग में आता है? तो ये आता है कावेरी नदी में, है ना। कावेरी नदी का उद्गम आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। उद्गम
कहाँ से होता है? गोदावरी दक्षिण भारत की गंगा इसको कहा जाता है। कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के त्रियंबकम की पहाड़ियों से ये निकलती है। कोशी नदी को क्या कहा जाता है? बिहार का शोक इसको कहा जाता है। गंडक नदी के बारे में भी अगर आप थोड़ा बहुत कुछ जानते हैं, कुछ भी पॉइंट, तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। नहीं आता है तो नेक्स्ट वाले पार्ट में मैं गंडक नदी के बारे में और कावेरी नदी के बारे में डिटेल भी आपको बता दूंगी। नेक्स्ट है भारत का तट जो प्रचंड उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सर्वाधिक दुष्प्रभावित होता है। तूफान है ना, तूफानी है, तो वहां से ज्यादा प्रभावित होता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश होता है। नेक्स्ट है संसार में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर अगर आपसे पूछूं कि संसार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो वो हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, है ना। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? नेपाल के अंदर है। इसकी ऊंचाई अगर आपसे पूछी जाए तो 8848 है ना, 8848 8848 किलोमीटर जो है, सॉरी 8848 जो मीटर है इसकी क्या है? ऊंचाई होने वाली है 8848। संसार में दूसरा सबसे ऊंचा, दूसरा आपसे पूछा गया है तो गॉडविन ऑस्टिन हो जाएगा। इसको K2 भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? K2। कहाँ पे है ये? जम्मू कश्मीर के अंदर है ना, जम्मू कश्मीर के अंदर है ये, काराकोरम के पास में। तो संसार में सबसे ऊंचा है माउंट एवरेस्ट। इससे छोटा कौन सा आ जाएगा? गॉडविन ऑस्टिन। कंचनजंगा कहाँ पे है? सिक्किम के अंदर है। हिमालय पर्वत के बारे में तो बता चुकी हूँ। यहाँ से जितनी भी नदियाँ निकलती हैं उनके बारे में भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। चलिए, आज के 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर इनमें से आपके 20 क्वेश्चन भी सही हुए हैं तो बेस्ट तैयारी है आपकी, है ना। जितने भी क्वेश्चन आपके सही होते हैं, अगर कम भी सही होते हैं तो अपनी तैयारी अच्छे से जारी रखिए, अच्छा स्कोर होने लगेगा। तो ये सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। दूसरा, मैंने बीच में जो भी चीज़ें पूछी हैं उसके बारे में भी आप कमेंट करेंगे। और तीसरा, अगर आप मेरी लाइव क्लासेस चाहते हैं जल्दी से जल्दी तो कमेंट बॉक्स में भी कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए, हो चुका है अपना सेशन एंड।